नमस्ते दोस्तों मित्रों, मैं कार्तिका पब्लिकेशन का लेखक अनिल सिकवाल एक बार आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल भाग्योदय अनिल सिकवाल में फिर स्वागत अभिनंदन करता हूं। पिछले टॉपिक में हमने चर्चा की थी लोकप्रिय मनोवैज्ञानिकों के जीवन परिचयों को लेकर। आज उसी टॉपिक को कुछ आगे बढ़ाते हुए पार्ट 4 में हम जिन लोकप्रिय मनोवैज्ञानिकों की चर्चा करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले यदि देखते हैं तो एक नाम आता है रॉबर्ट गेने। किसका नाम आता है कि रॉबर्ट गेने का नाम लिया जाता है मनोविज्ञान में। यह भी काफी लोकप्रिय रहा है रॉबर्ट गेने। रॉबर्ट गेने की यदि हम बात करते हैं तो यह संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों में अग्रणी रहा है। रॉबर्ट गेने किसमें? संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों में अग्रणी रहा है, काफी लोकप्रिय रहा है। फिर यदि रॉबर्ट गेने की हम और बात कर रहे हैं तो इनका जन्म की यदि हम बात करें तो रॉबर्ट गेने का जो जन्म है, रॉबर्ट गेने का जन्म 21 अगस्त 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 21 अगस्त 1916 में। मृत्यु की यदि बात करें तो रॉबर्ट गेने की जो मृत्यु है वो हुई थी 28 अप्रैल 2002 में। कब हुई थी? 28 अप्रैल 2002 में इनकी मृत्यु हुई थी। फिर रॉबर्ट गेने की और यदि बात करें तो रॉबर्ट गेने की जो राष्ट्रीयता थी, रॉबर्ट गेने की जो राष्ट्रीयता रही है वो थी संयुक्त राज्य। रॉबर्ट गेने की राष्ट्रीयता जो थी संयुक्त राज्य अमेरिका रही है, संयुक्त राज्य अमेरिका रही है। और यदि हम रॉबर्ट गेने की यदि हम बात करें तो रॉबर्ट गेने की जो लोकप्रिय पुस्तक थी, रॉबर्ट गेने की जिस पुस्तक की इन्होंने रचना की वो थी अधिगम की शर्तें। अधिगम की शर्तें नामक जो पुस्तक थी काफी लोकप्रिय रही है। अधिगम की शर्तें में अधिगम के 8 प्रकारों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा और यदि हम रॉबर्ट गेने की यदि बात करें तो इनका अधिकांश कार्य क्षेत्र रहा है, रॉबर्ट गेने का जो कार्य क्षेत्र अधिकांश रहा है, इनके कार्य क्षेत्र की यदि बात करें तो एक तो इनका कार्य क्षेत्र जो था वो था सैन्य मनोविज्ञान, दूसरा इनका कार्य क्षेत्र रहा शिक्षा मनोविज्ञान। तो एक क्या था? सैन्य मनोविज्ञान इनका कार्य क्षेत्र रहा है, सैन्य मनोविज्ञान। और दूसरे कार्य क्षेत्र की यदि बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान इनका कार्य क्षेत्र रहा है। इसके अलावा रॉबर्ट गेने ने अधिगम के अंतर्गत, रॉबर्ट गेने ने अधिगम के अंतर्गत रॉबर्ट गेने की यदि बात करें अधिगम के अंतर्गत तो इन्होंने अधिगम की प्रकृति को समझने के लिए अधिगम के 8 प्रकार के सिद्धांतों का उल्लेख किया। अधिगम के अंतर्गत क्या किया? अधिगम के 8 प्रकार के सिद्धांतों का उल्लेख किया है। अधिगम के 8 प्रकार के सिद्धांतों का इन्होंने उल्लेख किया है। इन 8 प्रकारों को अष्ट सोपानकी के नाम से भी जानते हैं। 8 प्रकारों को किस नाम से जानते हैं? अष्ट सोपानकी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो रॉबर्ट गेने ने अनुदेशन की योजना, और रॉबर्ट गेने ने क्या किया, यहां लिख देते हैं इसको। एक तो इन्होंने अधिगम के अंतर्गत अनुदेशन की योजना, कौन सी योजना? अनुदेशन की योजना। और दूसरी यदि हम बात करें
तो रॉबर्ट गेने ने क्या किया, मापन और मूल्यांकन के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया। मापन व मूल्यांकन के सिद्धांत का भी क्या किया, प्रतिपादन किया। तो ये हम जिस रॉबर्ट गेने के जीवन परिचय के बारे में पढ़ रहे थे, तो रॉबर्ट गेने मूलतया संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों में ये अग्रणी रहे हैं। फिर इनका जन्म 21 अगस्त 1916 में हुआ। इनकी मृत्यु 28 अप्रैल 2002 में हुई। इनकी राष्ट्रीयता संयुक्त राज्य अमेरिका रही है। इनकी लोकप्रिय जो पुस्तक थी वे अधिगम की शर्तें थी, जिसमें 8 प्रकार की शर्तों का उल्लेख किया है, जिसके कारण रॉबर्ट का अधिगम का सिद्धांत अष्टसोपानकी कहलाया। इनका जो कार्य क्षेत्र रहा है वो सैन्य मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान रहा है। अधिगम के अंतर्गत इन्होंने अधिगम के 8 प्रकारों के सिद्धांतों का उल्लेख किया है। इसके अलावा इन्होंने अनुदेशन की योजना और मापन मूल्यांकन के सिद्धांत का भी क्या रहा है, प्रतिपादन किया। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपके लिए क्या हो सकता है, इसको और समझने में आसानी रहेगी। तो अगले जिस मनोविज्ञानी की हम और चर्चा करने जा रहे हैं, तो उसमें एक नाम आता है जिसने मनोविज्ञान के अंतर्गत काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो उस मनोविज्ञानी की हम जो चर्चा कर रहे हैं उसका नाम था सिगमंड फ्रायड। क्या नाम था? सिगमंड फ्रायड जो था काफी लोकप्रिय मनोवैज्ञानिक रहा ये भी, सिगमंड फ्रायड। कई बार बच्चा पूछ लेता है कि सर ये सिगमंड फ्रायड नाम याद नहीं होता, तो सीधी सी बात है, सी नाम का घमंडी व्यक्ति डरता है। तो नाम क्या हो गया? सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड जो कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक था। सिगमंड फ्रायड क्या था? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। कौन सा था? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक था, या व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों में काफी इसका नाम अग्रणी रहा है। फिर यदि इसके दूसरे नंबर की यदि बात करें, तो सिगमंड फ्रायड का जन्म 6 मई 1856 में हुआ था। सिगमंड फ्रायड का जन्म 6 मई और 1856 में इनका जन्म हुआ। 1856 में कहाँ पर? तो सीधा सा ऑस्ट्रिया। फिर यदि सिगमंड फ्रायड की मृत्यु की यदि हम बात करें, तो सिगमंड फ्रायड की जो मृत्यु थी वो 23 सितंबर 1939 को हुई। कब हुई? 23 सितंबर 1939 को हुई। इसके अलावा इनका कार्य स्थल की यदि बात करें, तो इनका कार्य स्थल वियना विश्वविद्यालय रहा है। तो सिगमंड फ्रायड का यदि हम कार्यस्थल की यदि बात करें कि इनका कार्यस्थल क्या रहा है, तो वो था वियना विश्वविद्यालय। वियना विश्वविद्यालय में इन्होंने सर्वाधिक कार्य किए। इसके अलावा यदि सिगमंड फ्रायड का हम नाम लेते हैं, तो सिगमंड फ्रायड जो थे, तो सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषण संप्रदाय के प्रवर्तक थे। सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषण संप्रदाय की मुख्य प्रवर्तक रहे हैं। मनोविश्लेषण में इनका नाम काफी लोकप्रिय रहा है। इनके अलावा सिगमंड फ्रायड की यदि हम रचना की बात करें, तो सिगमंड फ्रायड की जो काफी लोकप्रिय रचना रही है, तो उन रचनाओं में एक नाम आता है जिसके कारण, तो वो थी इनकी जो लोकप्रिय रचना जिसके कारण सिगमंड फ्रायड काफी लोकप्रिय हुआ है, द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। तो इनकी जो लोकप्रिय पुस्तक थी वो थी द साइकोपैथोलॉजी। कौन सी थी? कि द साइकोपैथोलॉजी
साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ क्या थी? काफी लोकप्रिय पुस्तक रही, कई जगह आपको साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ भी मिलती है। इसके अलावा इनकी एक रचना और थी, स्टडी ऑफ हिस्टोरिया, ये भी काफी लोकप्रिय रही है। यदि सिगमंड फ्राइड को, यदि जिन पुरस्कारों की सिगमंड फ्राइड की यदि बात करें तो उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, तो पुरस्कार के क्षेत्र में भी इनका काफी नाम रहा है। तो इनकी यदि पुरस्कार की यदि हम बात करें तो गोथ प्राइज, कौन सा पुरस्कार मिला कि गोथ प्राइज नामक पुरस्कार मिला, गोथ प्राइज, जो काफी लोकप्रिय पुरस्कार था। यदि हम बात करें क्या, ये इनको अवार्ड रहा है, गोथ प्राइज अवार्ड। इसके अलावा मनोविश्लेषण सिद्धांत की ये प्रतिपादक थे सिगमंड फ्राइड। मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक रहे हैं, मनोविश्लेषण सिद्धांत के क्या रहे, प्रतिपादक रहे हैं। इसके अलावा मन की संरचनाओं में अचेतन मन पर सर्वाधिक इन्होंने कार्य किया। मन की संरचना के अंतर्गत, मन की संरचना के अंतर्गत, जब भी मन की संरचना की यदि बात करें तो मन की संरचना के अंतर्गत इन्होंने अचेतन मन, कौन सा मन था, अचेतन मन पर सर्वाधिक इन्होंने कार्य किया था। अचेतन मन पर सर्वाधिक कार्य किया, कार्य रहा है। साथ ही इन्होंने अचेतन मन को मरा हुआ मन नहीं माना, अपितु तो इन्होंने इसको गत्यात्मक मन माना। इसके अलावा इन्होंने अचेतन मन की 3 दशाएं भी बताई है, जैसे चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। इसके अलावा सिगमंड फ्राइड ने कामुकता के लिए, किसके लिए, सिगमंड फ्राइड ने क्या किया, कामुकता के लिए एक शब्द का प्रयोग किया। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में उस शब्द को पूछ लिया जाता है कि कामुकता के लिए सिगमंड फ्राइड ने जिस शब्द का प्रयोग किया जो काफी लोकप्रिय रहा है, तो सिगमंड फ्राइड ने क्या किया, इन्होंने कामुकता को समझाने के लिए या कामुकता के लिए एक सर्वाधिक लोकप्रिय शब्द का इन्होंने प्रयोग किया। सर्वाधिक लोकप्रिय जो शब्द रहा है वो था लिबिडो। कौन सा शब्द था, लिबिडो शब्द था, LIBIDO। इस लिबिडो जो कि काम प्रवृत्ति का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा सिगमंड फ्राइड जो मनोविश्लेषण के पिता भी कहलाते हैं, कि मनोविश्लेषण या मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है, या मनोविश्लेषण के जनक कौन है, तो उसमें सिगमंड फ्राइड का नाम लिया जाता है। तो आज जिस मनोवैज्ञानिक की हम चर्चा कर रहे थे सेकंड नंबर पे, सिगमंड फ्राइड, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके जीवन परिचय से लेकर भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और अगला जो मनोवैज्ञानिक हम चर्चा कर रहे हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। अगला जिस मनोवैज्ञानिक की हम चर्चा कर रहे हैं उसका यदि हम नाम लेते हैं तो काफी नाम उसका भी लोकप्रिय रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में उसने अभूतपूर्व कार्य किए हैं। और इसके अलावा बाल शिक्षा पर भी उसका अच्छा दृष्टिकोण रहा है। तो उसका जो नाम हम कर रहे हैं चर्चा इस पर, वो था तीसरे नंबर पर रूसो। कौन था, जो रूसो था, ये
प्रकृतिवादी दार्शनिक था। रूसो क्या था कि प्रकृतिवादी दार्शनिक रहा है। कौन सा था? प्रकृतिवादी दार्शनिक थे ये। इसके अलावा रूसो की यदि हम बात करें तो रूसो का जो कार्यकाल था वे 1712 से लेकर 1778 रहा है। इसका कार्यकाल जो था, रूसो का कार्यकाल 1712 से लेकर 1778 ईस्वी तक रहा है। इसके अलावा यदि हम बात करें रूसो की, तो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात करने वाला भी कौन था? रूसो ही था। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं क्वेश्चन कि शिक्षा में किसमें कि शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात करने वाला कौन था? तो उसमें एक नाम आता है कि शिक्षा में जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किया वो था रूसो। इसके अलावा यदि हम बात करें तो रूसो की एक लोकप्रिय पुस्तक रही है, रूसो की एक काफी लोकप्रिय पुस्तक रही है। यदि उस पुस्तक का नाम लिया जाता है तो ईमाइल। कौन सा नाम लिया जाता है? ईमाइल नाम जो पुस्तक थी काफी लोकप्रिय रही है। इसके अलावा इसी पुस्तक के अंतर्गत काल्पनिक शिक्षा का इन्होंने बालक की काल्पनिक शिक्षा का वर्णन किया है कि काल्पनिक बालक की शिक्षा का वर्णन मिलता है। काल्पनिक बालक की शिक्षा का वर्णन रूसो की पुस्तक में मिलता है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि काल्पनिक बालक की शिक्षा का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो उसमें सीधा सा नाम लिया जाता है कि रूसो की ईमाइल नामक जो पुस्तक थी उसमें काल्पनिक बालक की शिक्षा का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। तो आज हम लोकप्रिय मनोवैज्ञानिकों की जो चर्चा कर रहे थे तो उसमें 3 लोकप्रिय मनोवैज्ञानिक आए हैं। सबसे पहले हमने जिस लोकप्रिय मनोवैज्ञानिक चर्चा की उसमें नाम आया रॉबर्ट गेने का, उसके बाद सिगमंड फ्राइड का, और तीसरे नंबर पर हमने आज जो चर्चा की रूसो। तो संभवतया ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब कई बार क्या होता है कि मनोवैज्ञानिकों को परिचय जब हम पढ़ाते हैं तो कई तरह के क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने इस टॉपिक को पूरे को पढ़ा, यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कि विश्लेषणवाद या विश्लेषणवाद पर कार्य करने वाला व्यक्ति कौन था? कार्य करने वाला व्यक्ति कौन था? और ऑप्शन दिया जाए उसमें, पहला सिगमंड फ्राइड, दूसरा ऑप्शन था विलियम जेम्स, तीसरा ऑप्शन दिया जाए जुंग, चौथा ऑप्शन दिया जाए रॉबर्ट गेने। ये 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्लेषणवाद पर कार्य करने वाला व्यक्ति। तो अधिकतर हमारा क्या रहता है कि सीधा सा हम क्या करते हैं, तुरंत उत्तर देते हैं कि विश्लेषणवाद क्या, निश्चित ही क्या होगा, सिगमंड फ्राइड होगा। जबकि ये आंसर क्या हो जाता है, गलत, क्योंकि मनोविश्लेषण पर कार्य करने वाला व्यक्ति था सिगमंड फ्राइड, जबकि विश्लेषणवाद पर कार्य करने वाला व्यक्ति कौन था, जुंग। तो इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर सही होगा कि विश्लेषण पर कार्य करने वाला व्यक्ति कौन था, जुंग था, जबकि मनोविश्लेषण पर कार्य करने वाला व्यक्ति कौन था, सिगमंड फ्राइड था। केवल
शब्द पर अंत है और क्वेश्चन की प्रकृति क्या हो गई, चेंज। इसी वजह से ये कहा जाता है कि प्रश्नों की प्रकृति को पहचानना प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो प्रतियोगी है उनके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक की हमने चर्चा की, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे। तो लॉकडाउन है उसका पालन कीजिए। फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर हमारी मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे या पहली बार जो इस वीडियो को देख रहा है तो मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल भाग्योदय अनिल सेखवाल को सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।